मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम कुंवर नारायण पाठ 3 आरोह पुस्तक के काव्य खंड में से हैं उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जो था उसका अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम चैप्टर 3, क्योंकि सेकंड चैप्टर हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 कुंवर नारायण जी का है, जो कविता के बहाने। इनके भी दो चैप्टर है जिसमें से एक चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है और एक चैप्टर जो है उसको अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कुंवर नारायण। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं कि लेखक परिचय क्या है। तो इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश फैजाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी इनके काव्य संग्रह है। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। आकारों के आसपास इनके कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये इनका समीक्षा ग्रंथ है, समीक्षा इन्होंने लिखी है। मेरे साक्षात्कार, ये उनका सामान्य रचना है। अब आगे हैं, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। इनके प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से इसको देखते हैं। इनके पुरस्कारों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार लिए हैं, पर अपन जो प्रमुख पुरस्कार है उसको जान लेते हैं। इन्होंने अंग्रेजी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी और ये अंग्रेजी प्राध्यापक में अपनी सेवाएं दे रहे थे विश्वविद्यालय के अंतर्गत। पर इनकी सारी रचनाएं इन्होंने हिंदी में रची है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं को तो हमने जान लिया, अब हम प्रमुख पुरस्कारों को जानते हैं। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कुमारान आशान पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, व्यास सम्मान इनको प्राप्त हुआ, प्रेमचंद पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, लोहिया सम्मान इनको प्राप्त हुआ, कबीर सम्मान उनको प्राप्त हुआ और सबसे बड़ा हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2005 में इनको अपने समग्र कृतित्व पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। कुछ पुरस्कार मैं आपको और भी बता देती हूँ जो इसमें नहीं है, महत्वपूर्ण है। 2009 में, कौन से, 2009 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त उनके उनके समग्र कृतित्व पर। तो अब आगे हम जानते हैं, इनकी पंक्तियां है ये। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहे हैं कि कब से मेरे दिल में बंद एक विचार था कि क्यों न मैं कुछ करूं, कुछ लिखूं। अचानक एक दिन मेरे घर का दरवाज़ा खुल गया और वो पुरानी किताब के रूप में प्रस्फुटित हुआ और मैंने कविता की रचना कर डाली। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। अगर आप जानो तो कब से इन्होंने, इनका जन्म तो हुआ था 1927 में और उन्होंने काव्य रचना शुरू की 1950 से। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इन्होंने पिक्चरों में समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता रही है। यानी उन्होंने सारी चीज़ें लिखी है पर कविता पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। कविता के सृजन में उनकी रुचि रही है और उन्होंने कविता के दौर में नई नई कविताओं को लिखा है। आगे नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी उनकी प्रबंध काव्य रचना है और इस रचना पर उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, हर चीज़ के कुछ आलोचक होते हैं, कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा है तो कुछ खराब कहने वाले भी होते हैं। तो इनकी कविता की भी बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं की और आलोचनाएं किस किस रूप में की। तो आलोचनाएं, कविता में व्यर्थ का उलझाव, क्या कहा कि इनकी कविता में तो फालतू का, व्यर्थ का उलझाव रहता है, साधारण रूप से इनकी कविता समझ में नहीं आती।
अखबारी सतहीपन, यानी इनकी कविता एक सिर्फ अखबार की सतहीपन है, अखबार में छपने योग्य है, और वैचारिक धुन के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। पर इनकी कविताएं बहुत ही साफ सुथरी है, वैचारिक धुंध उसमें नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली इनकी कविता है। तो कुछ ने कहा बुराई की तो कुछ ने उनकी आलोचना में अच्छाई भी कही है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। भाषा और विषय की विविधता, यानी हर प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी है, हर विषय पर आधारित उन्होंने कविता लिखी है, इसलिए हर विषय पर कविता लिखने का गुण इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। खुरदरापन मतलब जो यथार्थ में घटित हो रहा है, जो घटनाएं यथार्थ में घटती प्रतीत हो रही है, उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। और उनका सहज सौंदर्य भी, और आसानी से उस बात को दर्शकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल और तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। वो स्वतंत्र होकर लिखते थे, स्वच्छंद होकर लिखते थे, बिल्कुल सटीक बात लिखते थे, जो आसानी से हर कोई पढ़कर दर्शक समझ जाए। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीच शब्द है। कुंवर जी की तरह नागर संवेदना के कवि है, विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव उनकी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से समे हुए एक संवेदनशील मन में आलोड़ना के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। अपने सिलेबस में एक ही कविता है, पर पूरा अपनी पुस्तक में इनकी 2 कविताएं दी गई है। एक कविता है कविता के बहाने, जो इनका काव्य संग्रह अपना जैसा ऊपर पढ़ा इन दिनों से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। इस कविता में उन्होंने कहा है कि आज का जो समय है वो कविता के वजूद को लेकर संशय है कि क्या कविता कैसी होनी चाहिए, कविता कैसे चलेगी, कविता का क्या होगा, कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी आजकल जो यांत्रिकता है उसके दबाव में जो कविता है वो दब सी गई है, उनका मानना है, और उनका वजूद मिटता जा रहा है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने वह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी उन्होंने कविता के बहाने में 3 तरह से तुलना की है। एक तो उन्होंने तुलना की है चिड़िया से, चिड़िया की उड़ान से, कि चिड़िया जिस तरह से उड़ती है तो उसकी कविता से तुलना करके बताया है। दूसरा उन्होंने फूलों की महक से, यानी फूल की महक कैसी होती है, जो सर्व जगह बिखेरती है, हर जगह फूल की सुगंध बिखरती है, पर फूल होता है वो क्या होता है, शाम को जाके मुरझा जाता है, और कविता मुरझाने का नाम नहीं लेती है। और तीसरी तुलना उन्होंने बच्चे से की है कि बच्चा किस प्रकार एक घर से दूसरे घर आराम से अटखेलिया करता है निस्वार्थ भाव से, तो कविता भी ऐसी होती है, एक घर से उस घर, इस तरह से इधर, उधर से उधर जाती रहती है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, पर कविता की उड़ान की तो कोई सीमा ही नहीं होती। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। यानी यहाँ पर कहा गया है कि फूल के खिलने का समय निश्चित होता है, उसकी परिणति निश्चित होती है, सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, पर कविता जो है बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं है, पर कविता की कोई सीमा नहीं है, कविता कहीं पर भी उड़ सकती है। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों न हो। यानी यहाँ कहा गया है कि कविता कहीं पर भी जा सकती है, उसमें कोई समय का पाबंद नहीं होता, और न ही कोई
उसको कहीं जाने से वो रोक सकता है। आगे बच्चों है दूसरी कविता बात सीधी सी पर इस कविता का परिचय अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस कविता को अपने को पढ़ना ही इस बार नहीं है। अपन तो सीधा अपन आगे बढ़ते हैं, मूल कविता पे आ जाते हैं। तो आपके कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। यहाँ पर आप एक पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के ऊपर कुछ चिड़िया आपको उड़ती हुई प्रतीत हो रही है। ये ऊपर ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कविता के बहाने में इन्होंने एक चिड़िया का उदाहरण दिया है कि चिड़िया कहीं पर भी उड़ती जा रही है, कहीं पर भी उड़ सकती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कविता की तुलना की है। तो चलो अपन इसको समझते हैं। कविता के बहाने के अंतर्गत कविता दे रखी है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ पर 3 पार्ट में कविता दी गई है। सबसे पहले भाग में कविता में चिड़िया का उदाहरण दिया है, दूसरे में फूल के महकने का उदाहरण दिया गया है और तीसरे में बच्चे के खेलने का उदाहरण दिया गया है। तो चलो इसको अपन समझते हैं कि कविता के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ कवि कह रहा है कि एक चिड़िया के समान कल्पना रूपी गगन में उड़ान भरती है। चिड़िया क्या करती है, आसानी से उड़ती है, आराम से उड़ती है, पूरे गगन में स्वच्छंदता से उड़ती है। कभी इधर चली जाती है, कभी पंख फैला के उधर चली जाती है, कभी किसी के घर में घुस जाती है, कभी बाहर चली जाती है, कभी किसी के सीढ़ियों पे बैठ जाती है, तो कभी किसी के पंख पे आके बैठ जाती है। उसकी उड़ान की कोई निश्चित सीमा ही नहीं होती, इसलिए वह कविता की उड़ान का महत्व नहीं समझ सकती। तो चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान कहाँ तक है, वो तो स्वच्छंद है, कहीं पर भी उड़ती है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई क्षेत्र नहीं और उसका सर्वव्यापक क्षेत्र अनंत है, वो कहीं पर भी जा सकती है। तो कविता भी, तो यहाँ नेक्स्ट दिया, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया को क्या पता कि कविता कहाँ तक उड़ सकती है, कहाँ तक जा सकती है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि कविता भी एक स्वच्छंद है। जिस तरह चिड़िया पूरे गगन में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है, उसी तरह कविता भी कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। सिर्फ शब्दों का खेल है। कवि के हृदय में जो शब्द प्रस्फुटित होते हैं, शब्द उठते हैं, उन शब्दों को वो आबद्ध कर देता है कविता के रूप में और वो शब्द एक कविता बन जाते हैं। वो शब्द कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, स्वच्छंद है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहा है। दूसरा पद्य है आगे, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस प्रकार फूल विकसित होते हैं, पल्लवित होते हैं, आपने देखा होगा सुबह कली के रूप में होते हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ता है फूल कली से फूल बन जाता है और शाम होते होते वही फूल क्या है, मुरझा जाता है। पर मुरझाते हुए भी वह अपनी सुगंध क्या है, चारों तरफ बिखेरता है। उसकी मुरझाने के बाद भी महक समाप्त नहीं होती है। पर फूल की एक सीमा है कि वह सुगंध तो फैलाती है, पर एक निश्चित सीमा के अंतर्गत अपनी सुगंध को फैलाती है। परंतु कविता एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मुरझाती, एक बार खिल जाती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। वो अपनी महक हर जगह बिखेरती है। जो भी उसको पढ़ेगा, जो भी जिस पाठक के पास हो जाएगी, तो वो पाठक आनंद से विभोर हो जाएगा। इसलिए कविता की कोई सीमा नहीं है, वो हर जगह अपनी महक और अपनी खुशबू को बिखेरेगी। पर फूल की एक निश्चित सीमा है, फूल जहाँ होता है उसके आसपास ही वह अपनी महक को फैलाता है। तो यहाँ कवि ने फूलों की महक से तुलना की है कविता की। और तीसरा आगे अपन जानते हैं
कि बच्चों के खेलने से तुलना की है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ कविता में कवि कह रहा है कि बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको ऐसा कुछ नहीं होता ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है, ये खिलौना मेरा है, ये दूसरा। वो स्वच्छंद विचरण करता है, खेलते खेलते अपने घर से दूसरे घर पहुंच जाता है, दूसरे घर से अपने घर आ जाता है, अपने घर के खिलौने दूसरे घर में डाल आएगा, दूसरे के खिलौने अपने घर में ले आएगा। उसको ये पता ही नहीं होता है कि ये किसके खिलौने क्या है, कोई अपना नहीं होता उसके लिए और कोई पराया नहीं होता। सभी घर उसके लिए समान होते हैं, सभी के खिलौने वो अपने मानता है, उसको अपने पराये का भेद ही नहीं होता है। और वो खेल खेल में उसकी कोई सीमा का बंधन नहीं होता है, कहीं पर भी घुस जाता है, कहीं पर भी बाहर निकल जाता है। तो इसी के आधार पर कवि यहाँ पर कविता की तुलना कर रहे हैं कि कविता रूपी शब्दों का भी कोई सीमा नहीं होती, रूपी शब्द भी एक खेल के समान है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तथा कविता के अंतर्गत मानवता का व्यापक दृष्टिकोण होता है। जिस कविता में कलात्मकता का भाव भर देते हैं, जिस कविता में भाव भर देते हैं, जिस कविता में छंद अलंकार से कविता को सुशोभित कर देते हैं, वो कविता स्वच्छंद उड़कर पूरे आसमान में उड़ सकती है, यानी हर जगह उड़ सकती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। तो कविता भी कैसा है, छोटे बालक की तरह है कि वो कहीं पर भी चली जाती है, उसमें कोई अपने पराये का भेद नहीं होता है। तो यहाँ कवि ने 3 तरह के उदाहरणों से कविता की तुलना की है कि कविता किस तरह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। सिर्फ कविता एक शब्दों का खेल है, उसमें अच्छे शब्द डाल दिए जाए वो कविता आनंदित हो जाती है, भावात्मकता लिए हुए हो जाती है, अच्छा आनंददायक कविता हो जाती है। पर अगर उस कविता में शब्द की हेरा फेर कर दे तो कविता ही बदल जाती है। तो बच्चों यहाँ पर अपनी कविता समाप्त हुई। मैं आशा करती हूँ इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कोई कठिन शब्द ही नहीं था कि आप इसको समझ ना पाओ, इसलिए इसमें मैंने बताया नहीं आपको। पर थोड़ा सा आपको व्याकरण का इसमें मैं बता देती हूँ कि यहाँ बीच में शब्द आया था इस घर उस घर। तो इस घर उस घर में आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें प्रथम तुलना जो की है, प्रथम तुलना कौन सी, जैसे कि चिड़िया की, उसमें आपके प्रतिप अलंकार है। और दूसरी तुलना जो आपके की है फूलों के महकने से, तो उसमें व्यतिरेक अलंकार है। और आगे आपको मैं बताऊं तो इसमें खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के भंडार है और भाषा सौष्ठव में इसमें चमत्कार आ गया है। तो ये था कविता का भावार्थ। थोड़ी सी मैंने आपको व्याकरण बता दी। मैं आशा करती हूँ आपको भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो आइए चलो अपन थोड़े से अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका अभ्यास प्रश्न है, इसमें कविता के साथ देखो आप इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। मतलब सब घर एक कर देने के बहाने आपने पढ़ा कि जैसे बालक है वो इस घर से उस घर चला जाता है, उसके लिए सब घर एक होते हैं। उसी प्रकार कविता भी किसी भी घर स्वच्छंद रूप से जा सकती है। तो इसका आपको आंसर देना है, आप आराम से इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा आपके है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बताया है। तो यहाँ पर आप देखना कि उड़ना किसका है, तो उड़ना कौन उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। और खिल कौन रहा है, फूल खिल रहा है। तो उसमें क्या संबंध बता रहा है वो आपको उत्तर बताना है। आप बताने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ में आए आंसर तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को क्यों समानांतर रखा, क्या बच्चा कविता की तरह है, क्या कविता बच्चे की तरह है। तो इसको आपको यहाँ पर आंसर देना है कि क्या दोनों में क्या समानता है, क्यों बच्चे और कविता की तुलना की गई है। कि बच्चा जैसे स्वच्छंद होता है वैसे क्या कविता स्वच्छंद है। आपको अपनी सोच के अनुसार इसका आंसर लिखना है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो बिना मुरझाए महकने के माने तो फूल तो शाम होते मुरझा जाता है, तो कविता शाम होते थोड़ी मुरझाती है। एक बार कविता लिख दो कभी मुरझा सकती है, कभी नहीं मुरझा सकती। तो आपको इसके बारे में लिखना है कि कविता क्यों नहीं मुरझाती है और फूल कैसे मुरझा जाता है। तो आप इन 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। बाकी के ये 3 जो प्रश्न हैं वो आपकी दूसरी कविता है जो अपने को नहीं पढ़ना है। ये भी वो दूसरी कविता है, उससे है आपको, तो आपको इसको
नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको नीचे कविता के आसपास में बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, तो ये मुहावरे पहले वाले में दूसरी वाली कविता में ज़्यादा है, तो देख लेना, आपको इस कविता में मुहावरे मिल जाते हैं तो आप देख लेना। व्याख्या करें, व्याख्या में तीनों जो आपकी दूसरी कविता है उससे दिया गया है, इसलिए आपको इसकी व्याख्या करनी नहीं है, यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पर आपके ये समाप्त होता है लेसन। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।